न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की राजनीति करवट बदल रही है। आलम यह है कि जो बात कल तक अनहोनी मानी जाती थी वो होनी हो रही है। जी हां, 16 मई को देश में आए सियासी भूकंप ने राजनीति की नींव हिला दी है और उसके झटके आज 2 महीने बाद भी महसूस किए जा रहे हैं। सिर्फ एक शख्स ने हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स की दिशा बदल कर रख दी है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसे सामने खड़ा देखकर आज दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और बरसों पुराने दोस्त एक दूसरे से मुंह मोड़ रहे हैं। एक साथ कई राज्यों में, जी हां, कई राज्यों में कांग्रेस को बगावत झेलनी पड़ रही है तो सहयोगी भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। उधर बिहार में मोदी के डर से कल तक पक्के दुश्मन रहे जेडीयू और आरजेडी गले मिल रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में ममता और वामपंथी दल भी गलबहियां कर रहे हैं। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी की वजह से बिखर रहा है कांग्रेस का कुनबा? क्या लालू नीतीश की तरह बाकी राज्यों में भी मोदी विरोधी एक साथ आएंगे? और क्या मोदी ने देश के सियासी समीकरणों को पूरी तरह पलट कर रख दिया है? यही सवाल उठाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखिए कैसे पुराने दुश्मन आज दोस्त बन गए हैं। ये तस्वीरें करीब 6 महीने पुरानी हैं। बिहार के 2 दिग्गज नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक मंच पर तो जरूर थे, लेकिन तब दोनों के बीच फासला बहुत था। तब दोनों को गुमान था कि बिहार की सियासत के सिकंदर वही हैं, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया और लोकसभा चुनाव ने ऐसे जख्म दिए कि सियासी दुश्मन लालू और नीतीश अब सियासी दोस्त बन चुके हैं। चुनाव को लेकर आपकी और लालू जी की कोई बात हुई है सर? अभी तो बातचीत नहीं, अभी तो बातचीत हमारी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया है। वो सारी संभावनाओं के मद्देनजर जो उपयुक्त कदम होगा वो उठाए। अभी तक तो समय निर्धारित नहीं हुआ है, न उनसे मेरी बातचीत हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार और लालू की राग दोस्ती राज्य के विधानसभा उपचुनाव के लिए है, लेकिन हवा का रुख यही है कि ये दोस्ती भविष्य के लिए भी रहेगी। इसकी वजह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से लालू और नीतीश की पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है और दोनों दिग्गजों के बिहार के जमीन पर नरेंद्र मोदी को धूल चटाने के आसमानी दावे टाए टाए फिस हो गए। नरेंद्र मोदी की आधी से लगे सदमे का साइड इफेक्ट हुआ कि आरजेडी और जेडीयू बेमेल विवाह के लिए राजी हो गए। बेमेल की शादी हो रही है और आप समझ सकते हैं कि बेमेल की शादी बहुत दिनों तक नहीं चलती है। इससे मैं समझता हूं कि इनके मिलन से भी, इनके गठबंधन से भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के स्वास्थ्य पर कोई लाभ उनको नहीं होगा। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक नींव है वो लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ स्थापित हुआ था। आज फिर से लालू यादव बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर और नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर के बिहार में जंगल राज पुनः स्थापित करना चाहते हैं। बिहार की जनता इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। वैसे लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद बीजेपी की नजर बिहार में विधानसभा चुनाव में भी कामयाबी दोहराने की है। इसके अलावा पार्टी की नजर महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी है। विरोधियों को लगता है कि अगर केंद्र की तरह राज्यों में भी मोदी का जादू चल गया तो क्षेत्रीय पार्टियों की सियासी दुकानदारी पर ताला लग जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में जो उसकी बढ़ती हुई भूमिका है उसको रोकना चाहते हैं। बिहार उसकी शुरुआत करेगा और बिहार से ही भाजपा विरोध के राजनीति की शुरुआत होगी और उसके पतन की भी। मेल मिलाप के नए मौसम में असल मुसीबत से कांग्रेस जूझ रही है। मुंबई से गुवाहाटी तक और श्रीनगर से कोलकाता तक कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। कश्मीर में एनसीपी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा तो महाराष्ट्र में नारायण राणे ने इस्तीफा देकर पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी। असम में 32 विधायकों ने तरुण गोगोई का साथ छोड़ा तो बंगाल में 3 विधायकों ने तृणमूल का दामन थाम लिया। बेशक राहुल गांधी इसे पार्टी का अंदरूनी मामला कहें, लेकिन असलियत यही है कि दिल्ली के सियासी नक्षत्र पर जब से नरेंद्र मोदी उभरे हैं, क्षेत्रीय छत्रपों के अस्तित्व के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी बवंडर उठने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की वजह से देश की सियासत उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां नए दोस्त और नए दुश्मन बनाने का नया दौर शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी की वजह से बिखर रहा है कांग्रेस का कुनबा? क्या मोदी ने देश के सियासी समीकरण को उलट दिया है? और क्या लालू नीतीश की तरह और भी मोदी विरोधी अब एक साथ आने को मजबूर हो जाएंगे? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली हैं, कांग्रेस से प्रेमचंद्र मिश्रा हैं, एनसीपी से नरेंद्र वर्मा हैं, जेडीयू से केसी त्यागी और आरजेडी से जयप्रकाश नारायण यादव। आप सभी का स्वागत है। केसी त्यागी जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं मैं। केसी त्यागी जी, चिराग पासवान कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी का असर है, बीजेपी कह रही है ये बीजेपी मोदी और एनडीए का असर है कि दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, लेकिन बीजेपी साथ में ये भी कह रही है 0-0 जमा कर दो तो नतीजा 0 ही रहता है। केसी त्यागी जी, राजनीति में समय के साथ समाज के विकास के साथ अंतर्विरोध बदलते रहते हैं। यही लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी अब से 20, 25, 30 साल पहले लंबे समय तक एक समाजवादी लोक दल और जनता दल की धारा के साथ थे। और मैं चिराग पासवान हमारे मित्र के बेटे हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन रामविलास जी के बारे में अगर टिप्पणी नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रहेगी। रामविलास जी और मोदी जी मिले हैं, सबसे बड़ी घटना तो ये है, रामविलास जी कई वर्ष पूर्व पाकिस्तान गए थे और जब नवाज शरीफ साहब से उनका परिचय हुआ तो उन्होंने अपना परिचय इस रूप में दिया कि जब गुजरात के अंदर नरसंहार हो रहा था अल्पसंख्यक लोगों का, हम वही रामविलास पासवान हैं जिन्होंने उसके विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। लेकिन तो ये सवाल कोई मोदी जी से और रामविलास जी से ठीक है, लेकिन ये सवाल त्यागी जी पुराना हो गया। त्यागी जी, ये सवाल पुराना हो गया। बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन पर जनता ने मोहर लगा दी है, बिहार में उसे कैसी जीत मिली है ये आप देख चुके हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, 2-3 बयान है त्यागी जी, 2-3 बयान है। लालू जी 2 महीने पहले तक कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं कह रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार कह रहे थे दिन में लालटेन लेकर घूम रहे लालू फिर से पुराने अंधेरे युग की तरफ बिहार को ले जाना चाह रहे हैं। और तो और तिलचिट्टा तक कह रहे थे। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लालू और नीतीश एक दूसरे के लिए कर रहे थे 3 महीने पहले तक। अब अचानक देखिए आपको और आरजेडी को साथ आना पड़ रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। आप ये वक्त, हाँ, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। बहुत सही कह रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी का उत्थान, नरेंद्र मोदी की बढ़त देश की राजनीति के लिए खतरनाक पॉइंट है। ऐसा करके जनता दल यू एनडीए से अलग हुआ था। इसको हम कहाँ छिपा रहे हैं आपसे? हमने आपसे 1-1.5 साल पहले कहा था कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में एनडीए काम नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम और आरजेडी, हमारा दोनों का उत्थान, राजनीति की शुरुआत सब एक साथ हुई है। हमारे आपसी मतभेद थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से समाज के कुछ वर्गों में उत्तेजना पैदा होती है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो समाज के स्थापित मूल्य है, चाहे वो गांधीवाद हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, लेकिन जंगल राज का क्या हुआ त्यागी जी? ग्रामीण त्यागी जी, लालू के जंगल राज का क्या हुआ उन 15 सालों का जिनकी दुहाई देकर आपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर जीते भी? अब वो जंगल राज कहां गया? आप उन्हीं लालू यादव के साथ मिलकर, उनकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ऐसा है कि जिस जंगल राज की जिक्र आप करना चाहते हैं, तो जब लोगों ने गोधरा के बाद का वहशी राज देख लिया तो जंगल राज तो उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं है, जहां न्याय की प्रक्रिया ही बंद हो गई थी। और जिस तरह की हेट स्पीच देश के अंदर हो रही है, जो मुजफ्फरनगर हुआ है। अच्छा ठीक है त्यागी जी, ठीक है त्यागी जी, एक सीधा सवाल है मेरा आपसे। इससे पहले मैं, हाँ, एक सीधा सवाल है त्यागी जी। आज आप लालू यादव और आरजेडी के बारे में क्या सोचते हैं? खुले शब्दों में जरा बता दीजिए, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं आज आप? मेरी बात पूरी सुनेंगे तो मैं फिर अपनी बात को, आप बीच में बात काट देते हैं। जी बोलिए। और मैं बहुत विनम्र स्पोक्समैन हूं, इसलिए मैं बहुत विनम्रता से अपनी बात रखना चाहता हूं। जी। लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन की धारा से निकले हुए लोग हैं। लालू प्रसाद जी का और नीतीश कुमार जी का बिहार के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने में एक योगदान रहा है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, किन्हीं और कारणों की वजह से
ये दोनों धाराएं अलग अलग हुई। ठीक है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि 1991 में जब अडवाणी जी का रथ चल रहा था, तो इन्हीं लोगों ने 54 में से 53 सीटें प्राप्त की थी। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं, निराशाएं और उनके लोगों के वक्तव्य जो हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि इस दोस्ती से, इस गठबंधन से, इस मेल मिलाप से कितना कष्ट। चलिए ठीक है। और मैं इसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, सीपीआई और सीपीएम को और शामिल करता हूं। मेरा अंतिम वक्तव्य है कि ये आरजेडी और जेडीयू का मिलन भर नहीं है। इसमें एनसीपी भी है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी है, इसमें सीपीआई भी है, इसमें सीपीएम भी है। ठीक है, ठीक है, यानी कि गठबंधन बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक है, पास देश की, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा गठबंधन है जिसकी बात आप कर रहे हैं। 21 अगस्त के बाद देश की राजनीति का, ठीक है, ठीक है, नलिन कोहली जवाब देंगे। राजनीति बदलेगी नलिन कोहली, आप आरजेडी जेडीयू गठबंधन को कितना भी अपवित्र कह दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको बिहार के लोकसभा चुनाव में हाल में 29% के आसपास वोट मिले थे। जेडीयू को 15-16 के करीब और आरजेडी को 20 और कांग्रेस को 8 से ज्यादा। अगर ये तीनों मिलते हैं कोहली साहब, नलिन कोहली, तो 20 और 15, 35, 8, 44% वोट होता है और आप और एलजेपी मिलकर भी 35 के आसपास होता है। इसका मतलब अगर ये बड़ा गठबंधन बनता है बिहार के असेंबली इलेक्शन में, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मानक जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने अरिथमेटिक सुनाया था, केमिस्ट्री भूल गया। और इस चुनाव में यदि आप लोकसभा के पूरे परिणामों को देखेंगे तो भाजपा के वोट शेयर के सामने हमारी सीटें कहीं ज्यादा है कई, और इस रूप से तो यूपीए की भी वोट शेयर है। कांग्रेस की घट गई तो उनके अलग अलग लड़े थे ना, ये अलग अलग लड़े थे, आरजेडी जेडीयू सब अलग लड़े थे। अगर एक साथ लड़ेंगे। बिहार की बात नहीं की, एक मिनट मानक जी, मैं पूरी बात कर लूं। मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं, त्यागी जी के भी कई चीजों पर मैं जवाब देना चाहूंगा। तो मैंने आपसे जो कहा कि अरिथमेटिक, आपने सही कहा, अरिथमेटिक, मैंने कहा आप केमिस्ट्री भूल गए। उसमें जनता क्या तय करती है वो केमिस्ट्री होती है, अरिथमेटिक नहीं। अरिथमेटिक राजनीति के क्षेत्र में आता है कि हम कैसे गठबंधन करेंगे, क्या हमारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन तय तो अल्टीमेटली जनता करती है। और जनता के अगर बिहार के पूरे लगातार 15 से 20 सालों के राजनीति को देखेंगे तो जनता का एक संदेश निरंतर आता रहा है। ये आता रहा है कि गठबंधन की लेकिन विकास की राजनीति को वो स्वीकारते हैं। किसी प्रकार के इस प्रकार की पोजीशनिंग की राजनीति को नकारा है इस चुनाव में। आपने जंगल की बात की थी, जंगल राज की। मुख्तार अब्बास नकवी जी का एक बड़ा फेमस जुमला चला था उस टाइम, जंगल जोकिम जालिम राज, और लालू जी उसकी पराकाष्ठा थे। चारा घोटाले में तो जब बैलों के लिए चारा ही नहीं छोड़ा उन्होंने, तो व्यक्तियों की क्या हालत बताए बिहार में। इसी पे नीतीश मैजिक को लगाया जाता था कि नीतीश जी की सरकार जो बनी थी भाजपा के गठबंधन के साथ, कैसे बहुत बढ़िया काम करते हुए इसको बदलने में लग गई। अब ये एक अलग विषय है। नलिन भाई, आरजेडी जेडीयू कह रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू ये कह रहे हैं। नलिन भाई एक सेकंड में, जयप्रकाश जी आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का। नलिन भाई, आरजेडी जेडीयू ये कह रहे हैं बीजेपी के पेट में क्यों दर्द है? क्योंकि जयप्रकाश जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। नलिन कोहली, आरजेडी जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस गठबंधन से खतरा नहीं है अभी तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं आप इन दोनों के, तीनों के साथ? नहीं, मैं पूरी बात कर लेता हूँ। जितनी शालीनता से मेरे भाई और बड़े भाई हैं, त्यागी जी बोल रहे थे, आरजेडी से हमें मतलब वाकई उम्मीद नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा जंगल जोकिम जालिम राज, वो तो अभी चैनल पे ही शुरू हो गया कि ये मुंह क्यों खोले, हम अपनी बात पहले कर दें। आप चाहे तो उनको पहले मौका दे सकते हैं, मैं अपने तर्क बाद में रख सकता हूं, क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा बिहार की जनता के सामने में कई चीजें बताने का। अब आ जाते विषय पे। ये सत्ता का भय है कि सत्ता खो ना जाए। नीतीश जी की कैलकुलेशन चली नहीं, अगर चली होती तो बिहार की जनता इतनी करारी हार नहीं देती जेडीयू को। अब कहीं ना कहीं उनको अपनी बात कहनी पड़ेगी कि हम लोग इस प्रयास में लगे हुए। गोधरा पे चले गए, गोधरा पे कई टिप्पणियां हुई है, कई बातें हुई है। नीतीश जी का खुद बड़ा बयान आया था 2003 में, बहुत समर्थन में थे, अब वो भागते उससे। ठीक है, ये व्यक्तियों की बात नहीं है, ये बात है विचार की। और क्या ठीक है, नलिन कोहली हो सकता है, सही कह रहे हैं आप कि लालू प्रसाद जी पुराने सहयोगी हैं। नलिन कोहली, जल्दी से छोटा सा एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा मैं, इससे पहले कि मैं जयप्रकाश यादव के पास जाऊं। सवाल मेरा छोटा सा ये है कि वाकई आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ये डर है कि आपके ये दो दुश्मन एक साथ आ गए हैं, जेडीयू और आरजेडी?
ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है कि उनके नाम पर वोट पड़ते हैं और सत्ता खोने का डर है। इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए जवाब दीजिए। लालसी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण यादव हालत पे सत्ता को बचाने के लिए। आरजेडी से एमपी हैं जयप्रकाश नारायण यादव। जयप्रकाश जी जवाब दीजिए। आप डर गए नरेंद्र मोदी से, इसीलिए आपने जेडीयू से हाथ मिला लिया। वो जेडीयू जो जंगल राज करके बिहार में आपको सत्ता से उसने बेदखल किया था। देखिए, जो अभी भाई साहब ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल सोशल जस्टिस में संपूर्ण रूप से विश्वास करती है और सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मोनी, और आदरणीय लालू जी इस देश के एक निर्भीक लीडर हैं और उन्होंने अपनी बातों को साफ साफ कहा है देश के सामने। आज नहीं, आज 25 सालों से लगातार कहते आ रहे हैं कि यदि नली और गली में भी हमें मिट जाना पड़ेगा तो मिट जाएंगे, लेकिन इस देश में सांप्रदायिक ताकतों को हम चकनाचूर करते रहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोशल जस्टिस है वो हमारा फाउंडेशन है, वो प्रेम्बुल है, हमारा सेकुलरिज्म हमारा प्रेम्बुल है। और बिहार ही एक ऐसा सूबा है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय लालू जी ने, जयप्रकाश जी सहमत था, जयप्रकाश जी, लालू प्रसाद जी नहीं सहमत थे। जयप्रकाश जी, आप कह रहे हैं लालू यादव सांप्रदायिकता को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं, इसीलिए जेडीयू के साथ जाने का फैसला हुआ है। जयप्रकाश जी, लेकिन जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। लालू यादव नीतीश कुमार को तिलचट्टा बताते हैं। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, बिल्ली कह रहे हैं और तमाम बढ़ रहे हैं। जयप्रकाश जी, ऐसा क्या हो गया नरेंद्र मोदी से? वो देखिए बीजेपी भी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं, आप इतना डर गए कि आपको जेडीयू से हाथ मिलाना पड़ा। पक्के दुश्मन जेडीयू। अब मेरी बात तो सुनिए, आप तो मेरी बात सुनिए। हमको 1 करोड़ 10 लाख वोट आया और डरना किससे? यहाँ लगातार आदरणीय लालू जी सेकुलर फोर्स को एक करने के लिए लगातार लगे रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं। हम सेकुलर ताकत जो हमारा बुनियाद है उसको हम एक करेंगे, तो डरने का किसका है? लोकतंत्र में किसी से डरने का क्या सवाल है? मतदाता है, मालिक है और फैसला सामने आएगा। लेकिन हम आदरणीय लालू जी, चाहे जदयू हो, आदरणीय नीतीश जी हो, आदरणीय लालू जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सबके एकता लगातार प्रयास होता रहा है। और हमारा कंपार्टमेंट इतना बड़ा है कि उससे तो भयभीत और डर करके पानी पानी बीजेपी हो रहा है बिहार में। ठीक है कि जब आप जो भी कहिए, आप जो भी कहिए जयप्रकाश जी, लेकिन सच तो यही है। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश यादव, जयप्रकाश नारायण यादव, आता हूं आपके पास, वापस आता हूं आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा के पास चलेंगे, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी से भी हमारे साथ नेताजी हैं, नरेंद्र वर्मा, उनके पास आऊंगा। नरेंद्र जी एक सेकंड में आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेमचंद जी पहले आपसे सवाल मेरा। एक राज्य नहीं है प्रेमचंद जी, 2 राज्य नहीं है, 3 नहीं है, 4 राज्यों में आपके लिए एक साथ ऐसी मुसीबत खड़ी हो रही है। नारायण राणे महाराष्ट्र में छोड़ के जा रहे हैं, हरियाणा में बीरेंद्र सिंह बगावत कर रहे हैं, असम में आपके 32 विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, और महाराष्ट्र में इसके साथ एनसीपी के साथ क्या चल रहा है सब देख रहे हैं। ये सिर्फ एक आदमी की वजह से हो रहा है प्रेमचंद जी, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है कि एक समय एंटी कांग्रेस राजनीति पूरे देश में चलती थी, अब दूसरा दौर आ गया है। अब या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं, ये हाल हो गया है आपका आज, सिर्फ एक आदमी मोदी की वजह से। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम निश्चित रूप से ये मानने में कोई झिझक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए एक मैंडेट है और कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। तो जब चुनाव में आप अच्छे रिजल्ट नहीं लाते हैं तो कई आपके ऐसे फेंस सीटर होते हैं जो दूसरे दलों से आए होते हैं, उनकी प्रतिबद्धता वैसी नहीं होती है और उनको लगता है कि इस सत्ता के साथ रहना ही बेहतर है, तो ऐसे लोग इधर उधर विकल्प की तलाश पे जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इन चीजों को, जैसे आप एक एक स्टेट हमें गिना रहे हैं, नहीं हो तो रहा है पहली बारी, प्रेमचंद जी पहली बार ही हो रहा है, 44 सीटें पहली बार ही आई है आपकी। आपका जो बुरा हाल हो रहा है पूरे देश में वो पहली बार ही हो रहा है, अब से पहले इतना बुरा नहीं हुआ है। मैं आपको गिनवा देता हूं, नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में आपका साथ छोड़ चुकी है, महाराष्ट्र में नारायण राणे ने छोड़ा, एनसीपी आंखें दिखा रही है, बोल रही है 50-50 सीटें दीजिए वरना हम अलग लड़ेंगे, 288 पे लड़ेंगे। हरियाणा में बीरेंद्र सिंह क्या कर रहे हैं आप जानते ही हैं, हुड्डा के खिलाफ बगावत हो रही है, असम में 32 विधायकों ने झंडा उठा लिया है। हर तरफ से आपके लिए मुसीबत है और इसकी वजह सिर्फ एक ही है
नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति ऐसी पलट कर रख दी है कि अब कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। प्रेमचंद जी, आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो मैं बता दूं जी। जेएनके की पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी एनडीए के साथ रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि वो कांग्रेस से अलग हुए हैं। और जेएनके की पॉलिटिक्स को आप देखें तो वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक बेहतर तालमेल की आवश्यकता। आप सबको अलग अलग मत करिए। और अगर फिर भी अगर हमसे वो अलग अलग हुए हैं, जस्ट ए मिनट, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछिए कि 1 महीने पहले उनका क्या बयान था, आज क्या हो रहा है, ये उनसे पूछिए। वो गए हैं, अच्छी बात जाए। हमारा महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर जब भी चुनाव का समय आता है, तोल मोल इस तरह की बातें होती हैं। हर पार्टी जो गठबंधन में होती है ज्यादा सीट लेना चाहती है, लेकिन हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और मेरा मानना है एनसीपी कांग्रेस गठबंधन एकजुट बना रहेगा। आपके साथ बैठे पूछ लेते हैं असम के बारे में। ठीक है, सबको प्रेमचंद जी, सारे राज्यों को अलग अलग करके आप गिनाएंगे, आपके पास लॉजिक रहेंगे, कोई ना कोई कारण रहेगा, लेकिन इसमें एक समानता तो है। एक समानता यह है, कांग्रेस की लीडरशिप में आपके नेताओं का भरोसा कम हो गया। लोकसभा में आपका जो इतना खराब शर्मनाक प्रदर्शन रहा है उसके बाद बुरा है। एनसीपी की आप बात कर रहे हैं, चलिए नरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। नरेंद्र वर्मा एनसीपी के नेता हमारे साथ बैठे हुए मुंबई से। नरेंद्र जी, जरा बताइए क्या वजह है कि आप 50-50 इस बार कांग्रेस से मांग कर रहे हैं कि या तो हमें आधी सीटें दीजिए, नहीं तो हम अकेले अपने दम पे 288 सीटें लड़ेंगे। क्या वजह है? इसके पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, ये पूरी चर्चा में मैं काफी देर से सुन रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये पूरा वातावरण पूरे देश में बन रहा है। इसमें सच्चाई नहीं है। हम जिस देश की बात करते हैं, जहां पे लोकतंत्र की बात करते हैं, इसके पहले भी लोकसभा के कई चुनाव हुए हैं और लोगों ने नतीजे अलग अलग नतीजे देखे हैं, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें भी अलग अलग नतीजे देखे हैं। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं जो स्थानिक मुद्दों पे लड़े जाते हैं। 1977 की मैं आपको बता दूं, जयप्रकाश नारायण में जनता पार्टी ने पूरे देश में इसी तरह से एक लहर थी, और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद जब दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में चुनाव हुए तो वहां पे जनता पार्टी नदारद हुई थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र के चुनाव की बात है, हमारा गठबंधन जो है वो कांग्रेस के साथ पिछले 15 सालों से हम उनके साथ यहां जुड़े हैं। विकास का एजेंडा लेकर हम सामने आगे गए हैं। लोगों ने हमको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमको यहां मौका दिया है। हां, इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई हैं और एनसीपी की 4 सीटें आई हैं। 2009 में जब कांग्रेस की 17 सीटें आई थी और हमारी 8 सीटें आई थी, तो उस वक्त कांग्रेस का यह प्रस्ताव था कि विधानसभा में हमें ज्यादा सीटें आप दीजिएगा, तो वो चीज हमने मानी थी। और आज ये गठबंधन का धर्म है कि हमारी लोकसभा की सीटें अगर ज्यादा आई है तो हम विधानसभा की सीटें उनसे ज्यादा मांग रहे हैं। एक 50-50 का प्रस्ताव हमने उनके पास रखा है। और जब आप गठबंधन में रहते हैं तो जो मुझे पूरा कर लेने दीजिए, जब आप गठबंधन में रहते हैं तो इस बातों की, इस चीजें की, सीटों की तालमेल चलती रहती है। बीजेपी ने भी मतलब साफ है, मतलब साफ है, बड़े नरेंद्र जी, मतलब साफ है कि अगर आपको आधी सीटें नहीं मिली तो आप अकेले लड़ेंगे, ये भी कह दीजिए। नहीं, देखिए, सुन लीजिए, अगर हमको सम्मानजनक सीटों का बंटवारा नहीं होता तो हम अपनी ताकत पे भी यहां लड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस लहर की आप पूरे भारत देश में बात कर रहे हैं, बीजेपी ने भी यह प्रस्ताव शिवसेना के पास रखा है कि अगर, क्योंकि बीजेपी लोकसभा में ज्यादा सीटों पे लड़ती है, शिवसेना कम सीटों पे लड़ती है। विधानसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ती है और शिवसेना ज्यादा सीटों पे लड़ती है, बीजेपी कम सीटों पे लड़ती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी यह प्रस्ताव रखा है कि हमें ज्यादा सीटें, क्योंकि हमारी ज्यादा सीटें आई है तो हमें ज्यादा सीटें। अच्छा, चलिए एक सवाल और पूछता हूं नरेंद्र जी आपसे। नरेंद्र जी, एक सवाल आपसे पूछता हूं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई असर नहीं है, लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो विधानसभा चुनाव में नहीं होने वाला है, तो फिर जरा ये भी बता दीजिए कि किस चीज का असर हुआ है कि आपकी 4 और कांग्रेस की 2 सीटें आई हैं और बीजेपी शिवसेना ने सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस और एनसीपी का महाराष्ट्र में, क्या वजह रही, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन था उनको मैंडेट दिया। हम मानते हैं, लोगों के मैंडेट को हमने माना है। आप कह रहे हैं मोदी की वजह से नहीं है, तो क्यों दिया ये तो बताइए। आज आप जो नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि लोगों में नाराजगी थी सरकार के प्रति, महंगाई के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति,
वो जो मैंडेट आया है, जनादेश आया है, वो हमने माना है। लेकिन आज जो अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा वादा करके नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, 283 सीटें उन्होंने जीती, और आज जो रेलवे का बजट आया है उसमें लोगों को निराशा हुई। आम बजट जो आया है उसमें लोगों को निराशा हुई। भ्रष्टाचार में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर से ब्लैक मनी मिल रही है। ठीक है घरों से लाखों करोड़ों रुपए। उसमें ये सवाल आरजेडी से भी पूछना पड़ेगा, सिर्फ बीजेपी के एमपी नहीं है, और आरजेडी के भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना। न्यूज 24 पर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी की वजह से बिखर रहा है कांग्रेस का कुनबा, और क्या नरेंद्र मोदी के डर से ही बिहार में आरजेडी और जेडीयू साथ आने को मजबूर हो गए हैं? जेडीयू से केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आप कह रहे थे सांप्रदायिकता ज्यादा बड़ा खतरा है, इसीलिए आपने लालू यादव की आरजेडी के साथ समझौता करने का फैसला किया है। लेकिन केसी त्यागी जी, मोदी के नाम पर ही आप लोकसभा चुनाव में यह कहते हुए गए थे कि सांप्रदायिकता बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, और आपको मुंह की खानी पड़ी थी। त्यागी जी, मोदी के नाम पर ही लोकसभा चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी थी। एक बार फिर से आप क्या वही गलती नहीं कर रहे हैं? ऐसा है कि जब कांग्रेस का समूचे देश में साम्राज्य था तो हम भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दल और कई क्षेत्रीय दल मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ते थे। आज कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि वो समाज का मुख्य विरोधी दल नहीं बचा। लिहाजा समाज के समीकरण भी बदल गए, रणनीति भी बदल गई, और जो गैर कांग्रेसवाद डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व का था, जिसको लेकर के हमारे बुजुर्ग रणनीति बनाते थे गैर कांग्रेसी दलों को साथ लेकर के, वो अवधारणा भी इस बार के चुनाव से समाप्त होगी कि गैर कांग्रेसवाद भी आज की तारीख में इरेलेवेंट हो गया। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हुई है, उसको बार बार क्यों आप हमसे कह रहे हैं? हम तो खुद ही कबूल कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कह रही है बेमेल की शादी है ये। रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं बेमेल की शादी है ये, जो आप मोदी के डर से आप ये करने को मजबूर हुए हैं। ज्यादा दिन टिकेगी नहीं ये शादी। उपचुनाव में कह रहे हैं 0 आएगा 10 में से, तब आपको वापस जाना पड़ेगा। ऐसा रामकृपाल जी 2 महीने पहले वही बात कह रहे थे जो मैं कह रहा था। वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं, देश की एकता के लिए खतरे हैं। उनके और रामविलास जी के, आप तो हमारे और लालू जी के बता रहे हैं, उनके भी 2-3 हजार वक्तव्य मैं आपके पास कल भिजवा देता हूं, उनको भी रिले करा दीजिए। मेरा ये कहना है कि समय की मांग है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को रोकना है, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी सबको मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ना। मैं एक चीज और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जब बिहार के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब भी 67% मतदाताओं ने अपनी पहली पसंद श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में तब भी बताए थे, और तब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह करके वोट मांगते थे कि ऊपर हमें दे दो, और कल जब बिहार में चुनाव आएगा नीतीश कुमार को दे देना। ठीक है, वो असेंबली इलेक्शन में पता चल जाएगा। कि पुरानी जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास है। ठीक है, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही है त्यागी जी। आप ये कह रहे हैं गैर कांग्रेसवाद जो था एक जमाने की राजनीति, वो अब बदल गई है, कांग्रेस चली गई है हाशिए पे। क्यों प्रेमचंद मिश्रा जी, आपने इस बात को मानेंगे? मान लीजिए कि एक समय जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति होती थी वो गैर भाजपावाद हो गया है। मुख्य विपक्षी दल, सबसे बड़ा दल देश का कांग्रेस नहीं है। अब सारी की सारी राजनीति देश की मोदी के इर्द गिर्द, बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती है। प्रेमचंद जी, देखिए, हमें सीटें जरूर कम मिली हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 करोड़ के करीब वोटर हमको कम मिला है बीजेपी से। 10 करोड़ 70 लाख वोटर आज भी कांग्रेस को लोगों ने पसंद किया। सर 5 करोड़ बहुत होता है। समझता हूं जिस तरह से लोग बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। प्रेमचंद जी, सर 5 करोड़ बहुत होता है। बढ़ाना है, हम 2.5 करोड़ बढ़ाएंगे, हम 3 करोड़ मतदाताओं को विश्वास फिर से हासिल कर लेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल है क्या चुनाव में हार जीत नहीं होती है क्या? बीजेपी 2 MP की पार्टी नहीं बन गई थी इस देश में, लोगों ने देखा है। और कांग्रेस भी 67 में हारी, 69 में भी हम हारे थे, 89 में हम हारे हैं, 77 हारे, लेकिन हमारी वापसी हुई है। जनता से एक संवाद फिर से स्थापित करना होगा। सर मैं बता रहा हूं, और जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं और जो अब तक उन्होंने उस पर खरे नहीं उतरे हैं, हम जनता के बीच में। जी बताइए। शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं डूबता जहाज बन गई है कांग्रेस, इसीलिए अब छोड़ छोड़ के लोग आपको जा रहे हैं।
कोई भी राज्य आप उठा के देख लीजिए, हर जगह आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं और सहयोगी आपसे दूरी बना रहे हैं। पॉलिटिकल अनटचेबल आप बन गए हैं, जो कि एक समय बीजेपी हुआ करती थी सांप्रदायिकता की वजह से, आज आप बन गए हैं। ये टेम्पररी फेज है, ये स्वाभाविक है। चुनाव परिणाम ऐसा आया है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये राजनीति में होता है, जब आप हारेंगे तो आपके साथ में ऐसे लोग जो फैन सीटर भागेंगे, आपके आलोचकों को कुछ कहने का मौका मिलता है। ये तमाम चीजें राजनीति में होती हैं। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं टेम्परेरी फेज है। सवाल मेरा ये है, जैसे केसी त्यागी कह रहे थे, अगर सारी की सारी गैर बीजेपी पार्टियां मिलती हैं, क्या बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे असेंबली इलेक्शन में? देखिए, मेरा मानना है कि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू या सीपीआई वगैरह जैसी पार्टियां अगर उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, तो मैं समझता हूं ये बेटर रिजल्ट होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए ठीक है, उसमें देखना होगा कि हमें जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप को लाना होगा, और खासकर कांग्रेस के अंदर में भी इस तरह की दो राय है कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। अब तक के गठबंधन से हमको बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन जो सिद्धांत की बिहार में आप अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं कि आज बिहार में प्रेमचंद जी जरा फिर से दोहराइए, मैं समझ नहीं पाया। आप बिहार में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि बिहार में अब तक जो गठबंधन का हमारा अनुभव है उसको लेकर बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गठबंधन से कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ है। लेकिन सिद्धांत की राजनीति का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू ये गठबंधन बनता है और इसमें सभी पार्टियों के जो एक सम्मानजनक समझौता की परिस्थिति बनती है, तो ये गठबंधन बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, मतलब अस्तित्व की लड़ाई है, बीजेपी को हराना अगर मकसद है, अस्तित्व की लड़ाई है, बीजेपी को हराना मकसद है, तो फिर नैतिकता का सवाल साइड पर रख दिया जाता है। नलिन कोहली, सवाल मेरा यह है, जैसा प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं, केसी त्यागी कह रहे हैं, और आरजेडी के नेता हमारे साथ जयप्रकाश नारायण यादव है, वो भी कह रहे हैं, एनसीपी भी कह रही है कि अगर ये सारी की सारी बीजेपी विरोधी पार्टियां मिल जाती हैं नलिन कोहली, तो आपके लिए केक वॉक तो नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जो आपको बड़ी जीत मिली थी आसानी से, वो तो इस बार नहीं होने वाला है, सब कह रहे हैं। कई चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मोदी जी आज देश के केंद्र में आज नहीं है, चुनाव से पहले भी केंद्र में थे, तब गैर मोदी राजनीति की बात करते थे ये सारे दल, मोदी जी को नहीं लाना है, बाकी कोई भी आ जाए। जनता ने तय किया मोदी जी को आना है, अच्छे रूप से आए। 25 साल में पहली बार एक सरकार आई है बिना गठबंधन के, और एनडीए का एक बड़ा कुंभा बना है। दूसरी बात है तो केंद्र में मोदी जी लगातार रहे कई दिनों से, चुनाव से पूर्व भी। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि मैं जो कहना चाहूंगा, सबकी भाषा की समानता क्या है, भारत बदल गया है, इनकी स्क्रिप्ट नहीं बदल रही। भारत की जनता आकांक्षाओं की राजनीति चाहती है, बदल तो रहे वो, जिसमें विकास उनके घर तक पहुंचे। अरे बदल तो रहे, दुश्मन गले मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं बदल नहीं रहे। सुनते आए हैं, सुनते, हाँ सुनिए, सुनते आजकल तक जो है कि नहीं, देश में कम्युनलिज्म का वेव आएगा, कम्युनलिज्म की वजह से रुकना को निराश किया है, जरूर विरोध करिएगा आप। कोहली जी, मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। इन 2 महीने में आपने जनता को निराश किया है, इन 2 महीने में आपने कोई चमत्कार नहीं मुझे किया बात कहने दीजिए। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं जैसे 2 महीने में ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार नहीं है मोदी जी, जहाँ पर उनकी हुकूमत चलती है। 2 महीने में एक डिबेट में मुझे अपनी बात कहने दीजिए, नहीं तो आप में तहजीब नहीं है, तो मैं उतना मेरा स्तर क्यों गिरवा रहे हैं आप कांग्रेस के लेवल पे? मैं चाहता हूँ अपनी बात कह दूं, चमत्कार की हालत इतनी क्यों खराब हो रही है कि मोदी जी के नाम से आपको ऐसा लग रहा है जैसे गांधी परिवार पे वार हो गया। 2 महीने तो इसीलिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप उसके बाद जो कहना चाहे कह सकते हैं। मैं लगातार बोलते जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे डिबेट में भाग नहीं लेने देता लोगों को, जहां मैं उनकी विनम्रता से बात सुनूं और उनको लगे कि प्रेमचंद जी आपका सवाल मैं रख देता हूं, कोहली जी जवाब देंगे। पार्टियां, प्रेमचंद जी एक सेकंड रुक जाइए, कोहली जी जवाब देंगे, एक सेकंड रुक जाइए, कोहली जी। हम क्योंकि वाड्रा है तो हम इसीलिए चोरी करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा डिबेट। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपके अमित शाह है, आपके अमित शाह जी का क्या बैकग्राउंड है? आपकी बात, अमित शाह जी का क्या बैकग्राउंड है? किस मामले में जेल गए थे? प्रेमचंद जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, प्रेमचंद जी रुक जाइए। अमित शाह पर फिर डिबेट करेंगे आपका, लेकिन जो सवाल है नलिन कोहली जवाब देंगे। नलिन कोहली, वेंकैया नायडू हो, नितिन गडकरी हो, कोई भी ऐसे परिवार से नहीं है जो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए
और उनके सरनेम के रहते हुए वो जो है सत्ता में आए हैं। ओके, और कोई बात पे बात करना चाहते हैं मिश्रा जी? सरनेम के चलते कोई नहीं आता है, जनता के विश्वास के चलते सत्ता में आए हैं और देश के प्रति जो गांधी परिवार का योगदान है, जनता की ऐसा जनता की बात जनता पे छोड़ देते हैं। आप बताइए, जनता की बात जनता पे छोड़ देते हैं। चमत्कार कह देता हूँ, फिर विरोध करिए आप 60 दिनों में एक चमत्कार बताइए जो मोदी जी ने कर दिया। ऐसा है, कोई बात नहीं मिश्रा जी, आइए ना, आपने कौन सा चमत्कार किया वो बताइए। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करना चाहेंगे? एक चमत्कार बताइए जो मोदी जी ने किया 60 दिनों में। मैं तो हर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ और हर मुद्दे पे 2000 के साथ बात करूंगा। कोहली जी ना, हम किसी खास परिवार में पैदा नहीं हुए। एक चमत्कार जो प्रेमचंद जी वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। हम डिरेल हो रहे हैं। नलिन कोहली लगता है डिरेल हो रहे हैं। जवाब मैं वापस ट्रैक पर लाता हूँ इस डिबेट को। नलिन कोहली, छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है, प्लीज बहुत लंबा जवाब मत दीजिएगा, और भी बहुत लोग हैं। सवाल मेरा छोटा सा ये है, नलिन कोहली हुए। एक सेकंड जयप्रकाश जी, आ रहा हूँ, एक सेकंड जयप्रकाश जी, एक सेकंड में आपके पास। नलिन कोहली, छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है। मुझे सवाल किया तो मैंने डिरेल कर दिया, मैं वापस रेल पे आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नलिन कोहली, सवाल मेरा ये कह रहा था कि मोदी जी, पहली बात कही मैंने, खत्म कर दी थी वो बात कि मोदी जी सवाल बताइए, पहले भी एक उपलब्धि बताइए केंद्र में, एक पूरी राजनीति बताइए जो मोदी जी ने 60 दिन में किया। ये जवाब बात जो मैं कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ, ये कौन सज्जन है जो प्रेमचंद जी रुक जाइए, प्रेमचंद जी रुक जाइए, नलिन कोहली को खत्म करने दीजिए, फिर मैं पूछता हूँ सवाल, आप ही का सवाल पूछूंगा। ऊपर थोड़ी रुक जाइए एक सेकंड। हाँ बोलिए नलिन कोहली। ओके, हाँ, तो मैं दूसरी बात जो कह रहा था कि भारत जो है आकांक्षाओं पे आ गई है। भारत की जनता चाहती है विकास हो, उनकी आकांक्षाएं पूरी हो। ये जो सवाल 70 साल से लगभग चल रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, इसकी समस्या खत्म हो। और ये स्क्रिप्ट अभी तक आप सुन लीजिए, लगातार चुनाव के बाद भी वही है, सांप्रदायिकता बनाम सेक्युलरवाद, कि ये जो है देश को खतरा है। देश को खतरा क्या है? कि देश को खतरा है करप्शन से, देश को खतरा है महंगाई से। ये है बड़े विषय। ठीक है, तो स्क्रिप्ट इनकी बदली, इनका मर्जी हो सकती है इन पार्टियों की कि जुड़ जाए ना जुड़े। ठीक है, लास्ट कमेंट, मिश्रा जी ने एक बात कही थी कि ये सारे फेंस सिटर्स हमारी पार्टी छोड़ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा इनके पार्टी का सदस्य हमेशा रहा है, मुझे तो कम से कम याद है 20, 22, 25 साल से रहा है। दूसरे जो अपने एनसीपी के मित्र हैं, उनकी बात अच्छी लगी मुझे कि कम से कम भाजपा की बातों से वो प्रेरित हो रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के साथ सीटों की बात करें। लेकिन विचित्र बात यह है कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे हैं, उनके राज्य में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है नलिन कोहली, एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी टिप्पणी मेरी, एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिबेट का मेन पॉइंट वही है। प्रेमचंद जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव आपके पास आ रहा हूं मैं। नलिन कोहली कह रहे हैं बीजेपी के अब जनता की आकांक्षाएं बदल गई हैं, अब जात पात पर और धर्म पर लोग वोट नहीं डालने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। इसीलिए आप और अगर जेडीयू एक साथ आते, लोग ये कहेंगे कि ये जंगल राज पर एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। अब ये सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। लोगों को समझ में आ गया, बेवकूफ नहीं बना जा सकता, ये बीजेपी कह रही है। आपने जो कहा कि बेवकूफ नहीं बना जा सकता है, बेवकूफ बना करके ही सत्ता में अभी आने का काम किया है। सब्जबाग दिखाया, अफवाहबाजी किया और जो है तरह तरह के लुभावने नारे दिए। आज देश निराशा के वातावरण में है, नौजवानों में निराशा है कि कहां हमने वोट दिया। आज महंगाई बढ़ते जा रहा है कि 5 करोड़ नौजवानों को काम देंगे, प्रत्येक साल 1 करोड़ होता है, प्रत्येक महीना 7 लाख होता है। आज नौजवानों में निराशा। जयप्रकाश जी, अगर वाकई ऐसा है, मनी लाएंगे। जयप्रकाश जी, अगर वाकई ऐसा है, आप कह रहे हैं मोदी से लोगों का मोह भंग हो गया है, तो फिर आपको जेडीयू से, कांग्रेस से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों हो रही है? जयप्रकाश जी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल जारी है, देख रहे हैं आप बहस, नरेंद्र मोदी के पिछले 2 महीने के कार्यकाल पर भी रुक रुक कर बहस आ जाती है। छोटा सा तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी की वजह से बिखर रहा है कांग्रेस का कुनबा, और क्या मोदी के डर से ही, बीजेपी के डर से ही बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए हैं? हमारे साथ सभी पार्टियों से मेहमान है। मैं एक बार फिर से एनसीपी से हमारे साथ इस समय नरेंद्र वर्मा जी हैं। नरेंद्र जी, मेरे पास ट्विटर पे और फेसबुक पे कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी भी लगता है कि सारी की सारी बीजेपी की विरोधी पार्टियां ये समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब ये दुश्मन दोस्त बन जाएं या सहयोगी साथ छोड़ दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे, जैसे बीजेपी कह रही थी, नलिन कोहली अभी कह रहे थे।
आप ठीक कह रहे हैं कि लोकतंत्र में कोई भी जब एक जैसे लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं वो हमेशा के लिए वैसे नहीं रहते। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि विधानसभा के चुनाव जो लड़े जाते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और यहां पे महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों से हम विकास के एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसीलिए लोग बार बार हर 5 साल बाद हमें मौका दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा में आपका सुपड़ा साफ कर रहे हैं, इसीलिए अगर आप विकास के ऊपर ही लड़ रहे थे, अगर आप विकास के ऊपर ही लड़ रहे थे और डिलीवर भी कर रहे थे जैसे आप कह रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ फिर? जी, लोकसभा चुनाव में मुद्दे में फिर से दोहराना चाहता हूं कि मुद्दे अलग होते हैं। कौन से मुद्दे? अभी तो आप खुद कह रहे थे कि महंगाई का मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा था, अभी तो आप खुद कह रहे थे वो मुद्दे अभी भी हैं और आपकी सरकार है वहां पर। जी मैं कह रहा हूं, नहीं, जब आप महंगाई की बात करते हैं कि पिछले 2 महीनों में मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल हुई है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार को, काले धन के ऊपर उन्होंने इतना मंच से, पोडियम से उन्होंने पूरे देश में कहा था और उसी पे उन्होंने लोगों का विश्वास जीता था। आज नरेंद्र जी, आपकी यूपीए सरकार को 10 साल मिले थे वो काम करने के लिए, आप नहीं कर पाए। इनसे आप 2 महीने में सवाल पूछ रहे हैं। चलिए आखिरी कमेंट, समय बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। जनता भी यही कहेगी, अगर आप जनता से कहेंगे जनता भी यही कहेगी। अभी सिर्फ 2 महीना हुआ है। हाँ, महंगाई के मुद्दे पर जरूर नलिन कोहली को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, जो हमेशा टारगेट करते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। महंगाई अभी भी कंट्रोल में है नहीं, 100 रुपए किलो टमाटर होने जा रहा है और सब्जियां महंगी मिल रही है। नहीं, ठीक है, ये पॉइंट है, लेकिन इसके लिए आपकी सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। सर, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, 15 साल से आप वहां क्या कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में इस बार करारी हार मिली है आपको। हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए लोगों ने हमारे खिलाफ जनादेश दिया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसका जवाब विधानसभा के चुनाव में उनको। चलिए ठीक है, नलिन कोहली कुछ बोलना चाह रहे हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं। नलिन कोहली जल्दी से। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, आपने महंगाई पे बात कही, मैं चाहूंगा कि थोड़ा एम्पेरिकल डेटा देख लीजिए, क्योंकि सरकार ने कदम उठाने शुरू किए और हम तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात लगातार कह रहे हैं। सप्लाई साइड मैनेजमेंट ही तो कठोर काम था जो किया नहीं। मॉनेटरी मैनेजमेंट से नहीं हो सकता ये अकेला। हाँ, कुछ दिक्कत है, इस पीरियड में हमेशा होती, लेकिन हम जानते हैं इस चुनौती को पूरी करेंगे क्योंकि इसकी नींव पर काम शुरू कर दिया है और पिछले साल के एम्पेरिकल डेटा निकाल। आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं नलिन कोहली, समस्या यह है कि आपके पास ज्यादा समय इसलिए नहीं है 2 वजहों से। एक, असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरा, आपने लोकसभा चुनाव के प्रचार में ऐसा माहौल बनाया था, अच्छे दिन आने वाले हैं कि लोग आपको ज्यादा टाइम देंगे नहीं। क्लोजिंग कमेंट आपका, प्रेमचंद मिश्रा। भ्रष्टाचारियों के, देखिए, हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने झूठे वायदे किए हैं और अब लोगों के सामने निराशा बढ़ने लगी है। आप आने वाले समय में देखेंगे जिस तेजी से लोग फेसबुक, ट्विटर जैसी सहारा लेके एक दुष्प्रचार किया था कांग्रेस के खिलाफ, अब लोगों को लग रहा है कि कहीं न कहीं उनकी उम्मीदों के अनुरूप ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, केसी त्यागी पॉइंट होगा जहां कांग्रेस की वापसी के रास्ते खुलेंगे। ठीक है, केसी त्यागी, समय सर बिल्कुल नहीं है मेरे पास। केसी त्यागी, अभी बहुत कम समय है कोई कमेंट पास करने का, लेकिन जो सब्जबाग चुनाव के अंदर दिखाए गए थे, जो सपने बांटे गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, उस पर सरकार धीरे धीरे जनता की आकांक्षाओं पर असफल होती प्रतीत नजर आ रही है। लेकिन मैं अभी को बहुत जल्दी कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन जो हनीमून पीरियड है, ठीक है, 60 दिन का, वो भी कोई बहुत आकर्षक नहीं है, ऐसा मैं खाली कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, जल्दी से जयप्रकाश नारायण यादव, 30 सेकंड आपके लिए, 30 सेकंड दे रहा हूं सिर्फ। जयप्रकाश नारायण यादव, वो भी इसलिए क्योंकि आप जेडीयू से हाथ मिला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि उसी मुद्दे पर मात खा चुके हैं आप बिहार में। जदयू से हाथ मिला रहे हैं, जदयू से हाथ मिला रहे हैं, यह सवाल तो सामने है ही यहाँ कि हम बड़े भाई और छोटे भाई के मधुर रिश्ते हमेशा रहे हैं, कल भी थे, आज भी हैं। चलिए ठीक है, अब आपको मधुर रिश्ते याद आ रहे हैं जब लालू तिलचिट्टा कह रहे थे और न जाने कैसे कैसे मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं कह रहे थे, तब वो अच्छे रिश्ते कहा गए थे। खैर ठीक है, ये जनता, ये फैसला जनता को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
यहां स्टूडियो में आने के लिए और सबसे बड़ा सवाल में हिस्सा लेने के लिए। अब देखिए असेंबली इलेक्शन में ही पता चलेगा कि देश की राजनीति आखिर नरेंद्र मोदी की वजह से कितनी बदली है, और उनकी वजह से जो बदलाव राजनीति में आ रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, उसका क्या उनको फायदा भी होता है या नहीं, क्योंकि जनता की मोहर बहुत जरूरी है।